आज 20 जुलाई 2020 को सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लैब वॉल्यूम 15 के लिए उपस्थित हुआ। सर्वप्रथम आज सावन मास की सोमवती अमावस्या का दिन है। भोलेनाथ जी के दिन चल रहे हैं और गंगा स्नान आज का बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से आप सब भी नहीं जा सके होंगे और सेवक भी नहीं जा सका। लेकिन आप सबसे सेवक प्रार्थना करना चाहता है कि आज इस शुभ दिन पर जो भी साधक हैं, जो भी महानुभाव अपनी किसी वजह से परेशान है, बीमारी की वजह से, डिप्रेशन से और किसी वजह से, आज अपने पूजा स्थान पर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए और गंगा मैया को प्रणाम करते हुए अगर अपनी भूलों की क्षमा मांग लेगा तो उसको भोलेनाथ क्षमा कर देंगे और गंगा मैया उसके सब पाप भर लेंगे। इसलिए बोलो भोलेनाथ की जय, गंगा मैया की जय। और अब हम शुरू करते हैं सेफ्टी क्रम फ्रॉम कोविड-19 वॉल्यूम 15। पहले हम आते हैं कि दूसरे देशों में पोजीशन क्या है और हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारी स्थिति आने वाले दिनों में कैसी हो सकती है। फिर आपके प्रश्नों पर आएंगे, लेकिन आपके सेवक आपके वही प्रश्न लेगा जो सामाजिक होंगे या हेल्थ से रिलेटेड होंगे। आपके जो राजनीतिक प्रश्न आपने पूछे, सेवक उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेगा। आपसे इस भूल के लिए क्षमा चाहता है। सब प्रथम आते हैं, देखिए विश्व में न्यूजीलैंड जो है कोरोना फ्री हो चुका है आज की डेट में। वहाँ पे उन्होंने कोरोना फ्री होने का हॉस्पिटल से जश्न मनाया कि उन्होंने वार्ड खाली कर दिए। डॉक्टर्स और नर्सी ने वहाँ पे बाहर परेड की। लेकिन हमारे देश में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। लेकिन IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अभी आज ही कहा कि अभी हम उस महामारी में उसमें नहीं आ रहे कि हम ये कहें कि ये स्प्रेड, कम्युनिटी स्प्रेड है। लेकिन सेवक भी महसूस कर रहा है कि जैसे हमारी पेशेंट की दर बढ़ रही है। देखिए, मैंने कल आज तक पर देखा था कि उन्होंने दिखाया था कि 17 जुलाई तक 21 दिन में हमारे पेशेंट 5 से 10 लाख हो गए। और लेकिन सेवक आज देख रहा है कि आज 17, 18, 19, 20 यानी कि 3 दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस हिसाब से तो 10 दिन में हम फिर डबल हो जाएंगे। इस हिसाब से अमेरिका ने भी, जो उनकी एक एजेंसी है मिट, उसने कहा है कि भारतवर्ष की स्थिति सबसे बदतर होने जा रही है, सबसे ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे निकलेंगे। लेकिन सेवक भी आपको बताना चाहता है कि जैसा कि बिहार की हम बुरी दशा आज ही आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखी होगी, मैंने भी आज तक पर देखी थी कि वो हॉस्पिटल्स की इतने इंतजामी का दिखा रहे थे, पेशेंट की कोई परवाह नहीं कर रहे। इवन एक पेशेंट देखा जिसकी सांस फूल रही है, वो अपना सिलेंडर गाड़ी में आप ही अरेंज करके आ रहा है, सांस उसकी फूल रही है। दूसरा गाड़ी में है, उसकी सांस फूल रही है और उसको कोई अटेंड नहीं कर रहा। तीसरा ये देखा कि वहाँ पे जो उनके ICU रूम है उनमें प्रॉपरली इनकी वही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। कि देखो, मार्च में हमने लॉकडाउन लागू किया था, तो हमारे सारी स्टेट्स को या सेंटर को भी ये चाहिए था कि इन फैसिलिटीज़ को अब मुआयना करके एक्टिवेट रखना चाहिए था। इसका मतलब हम सेंसिटिव नहीं हैं। दूसरी तरफ पब्लिक भी बिहार में मैंने कल देखा आज तक में कि विदाउट मास्क चल रहे हैं, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा। और इसीलिए बिहार में ये बीमारी जो है भयावह रूप ले रही है, जो सेवक देख रहा है। दूसरा, सेवक ने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि रेनी सीजन आ रहा, तो ध्यान रखें क्योंकि जितने भी हमारे अर्बन सिटीज़ हैं वो मैक्सिमम बारिश से चौकी हो जाते हैं। आपने बम्बई में भी देखा कि बारिश आई है तो कैसा वहाँ पे स्थिति हो गई।
और हर साल होती है। दिल्ली में भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कल सिर्फ थोड़ा सा नाइट को बारिश आई और सुबह थोड़ी देर बारिश आने से ही क्या स्थिति हो गई, 4 लोगों की मृत्यु सिर्फ बारिश के पानी की वजह से हो गई। एक बेचारा तो फ्लाईओवर के नीचे टेम्पो ड्राइवर फंस गया, उससे दरवाज़ा नहीं खुला होगा या उसका सांस बंद हो गया होगा, उसकी वहीं पे डेथ हो गई, वहीं अपने ऑटो में ही। तो आप देखिए कि हम हर साल ऐसी स्थिति देखते हैं और हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, इतनी गवर्नमेंट्स हैं। दिल्ली में तो खास करके सेंटर भी है, स्टेट भी है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं और भी आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है, बाढ़ आपदा प्रबंधन, कई डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी हम ऐसी स्थिति को आज तक इम्प्रूव नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ हम सब कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम जब अपनी व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे, अपने सिटीजन्स को स्वस्थ ही नहीं रख पा रहे, अपने अरेंजमेंट्स नहीं कर पा रहे, तो हम क्या विकास करेंगे। तो लेकिन सेवक को ऐसी चीज़ें देखकर भी कष्ट होता है और आप भी महसूस करेंगे। और मेरी सबसे प्रार्थना है जो भी इन डिपार्टमेंट्स में हैं या जो भी राजनीति से रिलेटेड है, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगले साल हम ऐसी परेशानियां किसी भी अर्बन सिटी में ना झेलें। अर्बन सिटी में या क्या कहीं पे भी ना झेलें। बिहार में देखो बाढ़ का, उत्तराखंड में, बिहार में, यूपी में बाढ़ ने असम में बड़ा विकराल रूप लिया हुआ है। तो अगर हम बांध इतने मजबूत बनाएं ताकि ये स्थिति हमारी आई ना, क्योंकि आजकल तो साइंस इतना तरक्की कर चुकी है, तो हम पीछे क्यों हैं। तो हमारे को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए कि अगले साल में हम ऐसी स्थिति से ना निपटना या ना जूझना पड़े हमें। अब आते हैं कि हमारी जो स्थिति है, सेवक ने पहले भी कहा था, देखिए हमारे को घबराना नहीं चाहिए इस डिसीज़ से। अब डिसीज़ जो है ये ऐसे रूप में आ रही है कि अब एक दूसरे से आगे आगे जा रही है। अगर हम मास्क पहन के निकलेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। अगर बाई दी वे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होगा भी, तो हम घर जाके, जैसा कि आपको सबने सजेस्ट किया हुआ है कि घर जाके कपड़े उतार के नहा धो लो, कपड़ों को धुलने डालो, मास्क उतार दो, दूसरा जब बाहर दोबारा ज़रूरी निकलना पड़े तो दूसरा लगा लो, और सर्वप्रथम तो पहले बाहर निकलो ही ना। अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर ही ना जाओ। खास करके जो पेशेंट है वो तो इस चीज़ का बहुत ही खास ध्यान रखें कि बाहर ना निकला करो। अगर ऐसे हम निकलते रहेंगे तो हमारी स्थिति वाकई में जो अमेरिका की MIT ने कहा है, तो हमारी उसी तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि इस समय भी आप देख रहे होंगे हम अमेरिका एंड ब्राज़ील के बाद नंबर ऑफ पेशेंट्स में तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। और जिस रेट से हमारे पेशेंट दर बढ़ रही है, मरीज दर बढ़ रही है, तो ये बहुत जल्दी दुगनी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे 3 दिन में सेवक ने आपको बताया कि 1 लाख कुछ हज़ार केस हो गए, जबकि 21 दिन में 5 से 10 हुए थे। अब 3 दिन में अगर 1 लाख कुछ हज़ार केस हो गए, इसका मतलब 10-12% हमारी बढ़त हो गई। तो इसका मतलब हम 9 से 10 दिन में डबल हो जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे, अगले 6-7 दिन में डबल हो जाएंगे। इस तरह अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो हमारे सबके जीवन में बहुत भयंकर प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपना इम्यून सिस्टम संभाल के रखिए। इम्यून सिस्टम के लिए आपको बहुत से वैद्याचार्यों ने, बहुत से नेचुरोपैथों ने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आप इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। सर्वप्रथम तो मौसम के फल और मौसम की सब्जियां खाइए, घर में साफ़ सुथरा खाना बनाइए, बाहर से कुछ मत मंगाइए। पानी अगर आपके यहाँ पीने लायक स्वच्छ नहीं आ रहा तो उसको उबाल कर पीजिए और उबाल कर ठंडा करके मटके में डाल लीजिए। सेवक ने भी आपको सजेस्ट किया है कि गर्मियों के दिनों में मटका या सुराही का प्रयोग कीजिए और सर्दियों में तांबे का बर्तन या पीतल का बर्तन रख लीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। और अगर थोड़ा बहुत आपको लक्षण आ भी जाता है तो सेवक आपको अपने वॉल्यूम 1 में भी सजेस्ट कर चुका है कि अगर आप पानी उबाल कर नींबू के 5-6 स्लाइसिस करके उसमें डाल देंगे नीचे उतार कर, तो उस पानी को अगर सारा दिन पीते रहेंगे
और दूसरा जो उसमें स्लाइस हैं, नाश्ते के साथ 2, खाना खाने के साथ दोपहर को 2, रात को खाना खाने के साथ 2 आप खा लेंगे, और उसमें से 1 कप पानी को गर्म करके उसमें थोड़ी हल्दी डाल के, थोड़ा नमक डाल के गरारे कर लेंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा। और उसके बाद सोने के समय उसी में से 1 कप पानी जो बचा हुआ है उसको चाय जितना गर्म करके 1 चम्मच चीनी घोलकर, सॉरी चीनी कह गया, माफ़ी चाहता हूँ, शहद घोलकर अगर आप उसको इनहेल करेंगे, उसकी भाप लेंगे, और उसके बाद उसको जब वो कोसा हो जाए सिप सिप पी कर या फूंक मार मार कर पिएंगे, तो सोने के बाद सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। ये नींबू में इतनी ताकत है, इसलिए उसका अल्टरनेटिव बताया कि उसकी जगह पे अदरक यूज़ कर लो, उसकी जगह पे लहसुन यूज़ कर लो। और आपको नेचुरोपैथ ने ये भी बताया कि रात को सोते समय हल्दी का 1 चुटकी, हल्दी की, अम्बा हल्दी की आप अपने दूध में डाल लीजिए, वो सोते समय पी लीजिए। और सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि जिनको एसिडिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है या अल्सर प्रॉब्लम है, वो सुबह के टाइम दूध बिल्कुल ना पिए, तो उनको एसिडिक प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो बाकी और कई चीज़ें हैं, आपको टमाटर बताया हुआ है, आपको हल्दी वाला दूध बताया हुआ है, आपको कच्चा प्याज खाने के लिए बताया हुआ है, आपको कई ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं कि आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। काढ़े आपको कई तरह के बताए हुए हैं, तो मतलब, लेकिन आपने इन चीज़ों को ज़्यादा समय यूज़ नहीं करना। ये नींबू अदरक वगैरह तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो काढ़े वगैरह हैं, इसको सिर्फ जब आपको कोई लक्षण हो तब यूज़ करें। अगर आप हर समय यूज़ करते रहेंगे तो आपके शरीर में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि देखिए हमारा वात पित्त और कफ को हमने सम रखना है। अगर वात पित्त कफ हमारे सम रहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो हमारे को कोई भी बीमारी नहीं पकड़ेगी। लेकिन इस विषय में हम अपने देश में ये भी देख रहे हैं, हमारी सरकारें जो है राजनीति बहुत कर रही हैं, लेकिन देखिए छोटी छोटी बातों पर इतने डिबेट्स हो जाती हैं। तो सेवक तो उनसे भी प्रार्थना करेगा कि इन दिनों में देखिए एक तरफ हम चाइना से जूझ रहे हैं, पाकिस्तान से जूझ रहे हैं, इधर इंटरनल कोरोना से जूझ रहे हैं, बाढ़ से जूझ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। तो हमारे को जो है बहुत क्लियर कट चलना पड़ेगा अब हमारे को, कि हमारे को ये नहीं कि हम पब्लिक में कुछ कहें और सच्चाई में कुछ करते हों। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा देश बर्बादी की तरफ चला जाएगा। इसके लिए हम सबको भी अपने माइंड, अपने दिमाग, कान, आँखें और नाक, ये सब कुछ खोल के रखना पड़ेगा। अवेयर रहना चाहिए हालात से आजकल। अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो हमारे को कोई भी धोखा देता रहेगा। अब आते हैं कि आपने किसी ने ये जापान की सिचुएशन पे किसी ने जिक्र किया था कि जापान में ऐसा क्यों है कि वहाँ पे कोरोना बहुत कम हुआ। जापान में क्या है, देखिए मेरे प्रभु, जापान में 1919 में जब पहली बार महामारी आई थी, तो वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने मास्क लगाना शुरू कर दिया था। वहाँ पे जब भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके आसपास के लोग सब मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। और दूसरा क्या है कि वहाँ का संविधान भी एक विशेष प्रकार का है कि वहाँ पे संविधान में इमरजेंसी भी लग जाए, अगर गवर्नमेंट को इमरजेंसी लगा देती है, इसे लॉकडाउन भी कर दे, तो पब्लिक के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वहाँ की पब्लिक इतनी अवेयर है कि वो मास्क के बगैर बाहर ही नहीं निकलती। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि एक तरफ जापान है कि वहाँ के लोग अगर गवर्नमेंट कहे या न कहे अपने आप मास्क लगाते हैं, और हमारे को गाइडेंस और गाइडलाइंस मिलने के बावजूद भी हम इन चीज़ों को प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है। हमारे को प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो ये कोरोना वायरस हमारे अपने घरों में आएगा तो हमारे लिए बहुत परेशानियां होंगी। हॉस्पिटल्स का हाल आप देख ही रहे हैं, जैसे आप ही आज तक में आपने बिहार का देखा, ऑलरेडी उनके मेडिकल्स के पोजीशन आपको दिखाई, तो इसलिए मैं ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब मैं आपके आता हूँ प्रश्नों पर, कि आपने जो प्रश्न किए हैं, कि सबसे पहला प्रश्न किया था कि कोरोना की दवाई जो आई है उसका क्या हो रहा है। कोरोना की दवाई मेरे प्रभु बिल्कुल, तो उसका प्रयोग सही चल रहा है, प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग भी बहुत अच्छा चल रहा है।
लेकिन कोरोना की दवाई में सेवक ने एक पेपर में पढ़ा था कि उसमें ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी, शॉर्टेज दिखा के। वो दवाई 5,400 के करीब थी, जो 15,000 से 60,000 तक बिक रही थी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसका कॉशन लिया और उन्होंने सिप्ला, हिट्रो और बेलान को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप अपने स्टॉक का, मैन्युफैक्चरिंग का, सेल का ये रिकॉर्ड रेगुलरली सबमिट करेंगे। और उधर से उन्होंने अपना कंट्रोल ऑफ ड्रग्स जो है उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दे दिया विजिलेंस डिपार्टमेंट को कि वो अलर्ट रहें। अब आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि एक साधक ने कहा कि आश्रमों में भी बहुत बुरा हाल है, कि एक शुक्रताल आश्रम का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पे बच्चों के साथ सेक्स अब्यूज हुआ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। शुक्रताल आश्रम जो है अपना मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर दूरी पर है, और वहाँ पे ये केस आए थे कि शाम के समय वो अल्कोहल मिलाकर ड्रिंक बच्चों को देते थे और उनके साथ ऐसे अब्यूज करते थे, और 4 बच्चों का मेडिकली ये अप्रूव हुआ। और उसकी वजह से भक्ति भूषण गोविंद जी एंड उनके साथी मोहनदास जी इस समय अरेस्ट हो चुके हैं और वो जेल में हैं। इससे ज़्यादा से मैं कुछ नहीं कह सकता। जो कार्रवाई होगी वो कानून का विषय है। दूसरा, एक साधक ने पूछा था कि आपका डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी जी के बारे में क्या ओपिनियन है। देखिए प्रभु, सेवक की नज़र में माननीय विश्व स्वरूप राय चौधरी एक वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटिशियन इन द वर्ल्ड है। लेकिन सेवक को एक अफसोस है कि YouTube चैनल में सेवक ने, जब आपका प्रश्न आया था तो सर्च करने की कोशिश की थी उनकी वीडियो देखने की, लेकिन उसको YouTube पर वीडियो नहीं मिली थी। लेकिन एक वीडियो मिल गई थी, वो लल्लन टॉप चैनल की थी और उसमें डिबेट चल रही थी। उसमें 4 लोग पार्टिसिपेंट थे पैनल में। एक डॉक्टर थे बहुत अच्छे, और एक सोशल वर्कर या NGO से रिलेटेड थे, लेकिन वो इस विषय में ज्ञान रखते थे। तीसरे थे संपादक महोदय या एंकर कह लो। चौथे थे माननीय विश्व स्वरूप राय चौधरी। तो सेवक ने पूरी डिबेट सुनी। उसमें सेवक ने ये देखा कि जैसे ये डिबेट जो है, ये जो प्रोग्राम है, ये किसी ने अरेंज किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है ऑलरेडी। ये भगवान जाने कि किसी दवाइयों की कंपनियों ने किया क्या, या किसका वेस्टर्न इंटरेस्ट था उन्होंने किया हुआ था। क्योंकि वो सब ही तीनों लोग अपनी बातों में उनका बहस उड़ा रहे थे। लेकिन फिर भी सेवक बात देगा कि विश्व स्वरूप राय चौधरी उनको प्रॉपरली जवाब दे रहे थे, अपना बैलेंस, माइंड का बैलेंस बनाते हुए। उन्होंने किसी के साथ भी ऐसी कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की। और दूसरा, सेवक ने एक चीज़ और देखी, जो संपादक या एंकर महोदय थे उन्होंने अपने पास एक बोतल तांबे की रखी हुई थी, उसमें 5 जल था, और उन्होंने 2 या 3 बार उसमें से जल लेके तांबे के गिलास में उस जल को पिया उस प्रोग्राम के दौरान। अब यहाँ से अंदाजा लगाओ, एक तरफ तो आप नेचुरोपैथी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप ऐसे ही एक महापुरुष का, जो कि इस फील्ड में इतनी सेवा कर रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हो। तो सेवक को इस बात का बहुत दुख लगा। लेकिन सेवक डॉक्टर श्री विश्व डॉक्टर इसलिए कहेगा कि उनको जो सम्मानित उपाधि मिली हुई है डॉक्टर की, वो डॉक्टरेट नहीं है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि सेवक की नज़र में वो एक वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटिशियन इन द वर्ल्ड हैं। और उन्होंने इवन कोरोना पेशेंट भी ठीक किए हैं, जो कि सेवक ने जो उनका रिकॉर्ड देखा है कि उन्होंने अप्रोक्सीमेट 4500 पेशेंट ठीक किए हैं। और उनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल हमारी नेचुरोपैथी के अनुसार ही है। 3-4 दिन वो लिक्विड डाइट पे रखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड डाइट पे ले आते हैं। और उनका कहना भी यही है कि इससे, ऐसा करने से सब बीमारियां ऑलमोस्ट ठीक हो सकती हैं, और उन्होंने की हैं। ये फैक्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है। उनके यूट्यूब पे पहले काफ़ी पोस्टिंग थी। अब कारण क्या है, वो सेवक ना उसमें जाना चाहता है, ना आपसे डिस्कस करना चाहता है। लेकिन वो डॉक्टर, वो जो नेचुरोपैथ में कहूँगा या न्यूट्रिशन कहूँगा, बेस्ट न्यूट्रिशन, वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड।
अब आपने एक सेवक ने पूछा कि आप ये जो FRDI बिल आया है, आप बैंक से रिटायर्ड हैं, इस पे बताइए। लेकिन मैं 2 क्वेश्चनों को सम्मिलित कर लेता हूँ। एक और साधक थे, उन्होंने बात की कि क्रीमी लेयर, उसकी लिमिट जो है गवर्नमेंट 8 से 10 लाख कर रही है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? सेवक आपको दोनों विषयों पर जरूर बताएगा कि क्योंकि ये सामाजिक विषय हैं। FRDI बिल जो है ये मेरे प्रभु द फिनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल है 2017। इसमें जो है ये जो बिल है ना, इसने कैबिनेट ने जो है इसको अप्रूव कर दिया है। अब ये पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट में पास हो जाता है। तो इसमें ये प्रोविज़न किया, पहले होता था बेल आउट कि गवर्नमेंट जो है, जो सरकारी बैंक हैं, अगर उनकी कैपिटल का लॉस होता था, घाटे में जा रहे होते थे, गवर्नमेंट कैपिटल डालती थी उन बैंकों में। अब कर दिया बेल इन। बेल इन का मतलब है कि अगर बैंक कैपिटल लॉस होता है बैंक का, तो वो डिपॉजिटर के पैसों में से, जैसे मेरा आपका FD है या सेविंग में है, तो उनमें से वो पैसे प्रोपोर्शनल लॉस के हिसाब से डिडक्ट कर सकते हैं। ये है आपका FRDI बिल 2017 जो आपने कहा। अब दूसरा आते हैं जो क्वेश्चन है आपका कि क्रीमी लेयर जो है उसकी लिमिट 8 से 12 लाख कर रहे हैं। ये प्रभु बिल्कुल ठीक है। ये 2013 में जब UPA गवर्नमेंट था, उन्होंने 4.5 से 6 लाख की थी। ये OBC के लिए, जो OBC होती है, मतलब यानी कि जैसे शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, ऐसे ही OBC जो कास्ट है, उनके लिए ये प्रोविज़न रखा हुआ है कि ये प्रोविज़न में उन्होंने क्या किया हुआ है कि 13 में तो 4.5 से 6 UPA गवर्नमेंट ने किया था। 2017 में प्रेजेंट NDA गवर्नमेंट ने 6 से 8 लाख की थी लिमिट, कि जिस परिवार की लिमिट 8 लाख की होगी साल की, तो उसको नौकरियों में और उस पढ़ाई की इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनमें रिजर्वेशन मिलेगा। अब जो है ये माननीय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी ने इसकी प्रपोजल दे दी है, सबमिट कर दी है कैबिनेट के आगे कि ये 8 से 12 लाख होनी चाहिए। तो सेवक ने भी ये पढ़ा था एक बार अखबार में, सेवक ने अखबार में ये भी पढ़ा था, क्योंकि बिहार में अप्रोक्सीमेट OBC की जो पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 41% है। तो ये इसलिए बिल लाया जा रहा है। ये राजनीति का विषय है, सेवक इसमें नहीं जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एक तरफ देखिए हमारे देश में इतनी गरीबी है और हम OBC को, जिनकी 12 लाख रुपया साल की इनकम होगी, उनको हम रिजर्वेशन कैटेगरी में ला रहे हैं। तो सेवक जो है ये कहना चाहेगा कि हमारे को अब कोई डिसीजन जो है ना ऐसे लेने चाहिए जिसके लिए कि सबको फ़ायदा हो, क्योंकि अब ये क्लासेस जो है देखो 70 साल से हम ऐसा करते आ रहे हैं, तो ये हमारी मिस्टेक है। अब क्या है कि देखिए गरीबी के आधार पर अब अगर करना भी है ना रिजर्वेशन, तो सेवक, क्योंकि कुछ साधकों ने कहा कि आप सजेशन क्या दे सकते हैं इस मामले में। देखिए सेवक ने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था और आज भी आपके सामने कहेगा कि हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले सारे देश में एक कानून होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी कोई भी उसका लिंग हो, मतलब किसी भी क्रीड का हो, उनके लिए सबके लिए एक कानून होना चाहिए, एक देश और एक कानून। जब ये हो जाएगा तो इससे भी हमारे को काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा, राजनीति में से अपराधीकरण ख़त्म करना चाहिए। अगर राजनीति में अपराधीकरण चलता रहेगा तो ये जो तो आप देख रहे हैं ऐसा होता रहेगा। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, कितनी स्टेटों में हुआ, पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। मतलब ये सेवक नहीं कहेगा कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, अब राजस्थान में भी होने को जा रहा था। ये होगा या नहीं होगा ये समय बताएगा। तो अपराधीकरण जब खत्म हो जाएगा तो किसी के माइंड में भी ऐसे विचार नहीं आएंगे। तीसरा है RTI को और विस्तार से लाना। RTI को मतलब प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। RTI में से सेवक एक बात से राजी है, सहमत है कि डिफेंस पे RTI लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी देश की सिक्योरिटी का वो आता है।
लेकिन बाकी सब पे आरटीआई लागू होना चाहिए। ये एक्ट जो है विस्तार पूर्वक आना चाहिए। इवन प्राइवेट कंपनियों पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपनी इंफॉर्मेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्मों के साथ मिलकर छुपा लेती हैं। अगर आरटीआई एक्ट होगा तो इंटेलिजेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन चीज़ों को पकड़ लेंगे और पब्लिकली लाएंगे, तो कंपनियां भी सीधी हो जाएंगी। नहीं तो हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है कंपनियों का। तो इन्वेस्टर हमेशा लुटता है, जैसे कस्टमर लुटता है वैसे ही इन्वेस्टर भी लुटता है कंपनियों में। चाहे वो डिपॉजिट के मामले में ले लो, चाहे वो शेयर्स के मामले में ले लो। और चौथा है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हमारे देश में आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून जब आ जाएगा तो हमारे देश में काफ़ी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सुलझ जाएंगी। पाँचवा है, अगर रिजर्वेशन करनी है तो सिर्फ गरीबी का एक ही आधार बनाइए कि उसमें शेड्यूल कास्ट भी आएगा, शेड्यूल ट्राइब भी आएगा, ओबीसी भी आएगा, माइनर कम्युनिटी भी आएगा, दलित वर्ग भी आएगा, जनरल वर्ग भी आएगा। सब में गरीबी होती है। जब आपने बीपीएल कार्ड होल्डर बनाए हुए हैं तो सब गरीब हैं, चाहे वो जनरल है कोई है। आपने रिजर्वेशन करना है तो एक ही आधार बनाइए। ये 12 लाख को